तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, बस वीडियो देखकर चले आते हैं और ऐसे लगभग 90% लोग हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगली बार आपको वीडियो आने पर पता भी चल जाएगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फोक्स को, जो कि अपने आप में कह रहा होता है, मैंने आज तक 13 लोगों को मारा है। जब मैं उनका गला काटता था मुझे इसमें मज़ा आता था। मुझे मज़ा आता था क्योंकि मुझे पता था मेरा अपोनेंट मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है और इसीलिए मुझे अभी पता है कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। जो सोल्जर्स मेरे आगे खड़े हैं वो इस चीज़ को अभी पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और वो डर के मारे काँप रहा होता है। और यहाँ पर कैटल की आर्मी में सबकी ही हालत बहुत बुरी होती है। और फिर हमें यहाँ बैजर को दिखाया जाता है जिसका कि हाथ कट चुका होता है। फोक्स उसे देखता है और उसके पास जाने लगता है लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे होते। वो कहता है बैजर मरने वाला है। यकीन नहीं होता कि वो जोम्स वाइकिंग्स के इतने पास कैसे चला गया। और फिर एक जोम्स वाइकिंग उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी स्नेक आके उसका सर दर्द से अलग कर देता है और बैजर को बचा लेता है और फोक्स को कहता है, फोक्स बैजर को वापस ले जाओ, सभी सैनिकों को वापस जाने को कहो। बैजर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, मैं अपने लेफ्ट हैंड का बदला लूँगा। स्नेक कहता है, बैजर अपने आसपास देखो, हमारे पास लड़ने के लिए कोई भी साथी नहीं है। वो सारे फार्मर्स किसी काम के नहीं हैं। वो इतने ज़्यादा इग्नोरेंट थे कि उन्हें मरने तक पता नहीं चला कि वो उन्हें बिल्कुल नहीं हरा सकते। हम वापस जा रहे हैं। और फिर फोक्स सभी को वापस जाने को कहता है और ये सुनते ही कैटल की आर्मी के सभी सैनिक काफ़ी खुश होते और वापस भागने लगते हैं। और जो इंजर्ड होते हैं, भाग नहीं पाते, उन्हें जोम्स वाइकिंग्स मार देते हैं। और यहाँ पर ये सब कैटल भी देख रहा होता है। कैटल कहता है, क्या मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, सब भाग क्यों रहे हैं? डरपोको, अभी तो फाइट शुरू हुई है, तुम अपने आप को नॉर्समैन कहते हो। और फिर वो उनमें से एक को पकड़ के कहता है, और फिर वो उनमें से एक को पकड़ के कहता है, भागना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा? वो आदमी हंसता हुआ कहता है, कर्जा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कैटल, तुम मरने वाले हो? अब तुम्हें पता चला हमें कैसा लगता था। अब तुम्हें भी किंग के ऑर्डर को मानना होगा, चाहे वो तुम्हें कितनी बुरी तरह ट्रीट क्यों ना करे, जैसे कि हम तुम्हारी बात को मानते थे। और फिर वो आदमी वहां से भाग जाता है क्योंकि कैटल के पीछे एक जोम्स वाइकिंग्स आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हमें वुल्फ और कनूट को दिखाया जाता है। वुल्फ कहता है, लगता है कि मेरे एक आदमी ने कैटल को मार गिराया है। कनूट कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तुम्हें उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया था। वुल्फ कहता है, मैं इसमें नाकामयाब रहा महाराज, मैं जाके चेक करता हूँ। और वो वहां से जाने लगता है। कनूट कहता है कि जोम्स वाइकिंग्स उन सबको मार रहे हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं, मैंने इसके लिए भी मना किया था, फ्लोकी को कहो कि उन्हें रोके। और फिर यहाँ हमें उसके पीछे ही दिखाया जाता है थोरगिल को, जो कि अपने मन में कहता है, वुल्फ कनूट के पास से चला गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन यही एक मौका है। और वो तेजी से कनूट की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो कनूट पर अटैक करने वाला होता है, कनूट उसे देख लेता है और कनूट एक तलवार निकालकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर भी वो थोरगिल है तो उसके अटैक से कनूट नीचे गिर जाता है। कनूट के साथ 2 बॉडीगार्ड होते हैं उसके, वो कैटल पर अटैक करने आते हैं लेकिन कैटल उन दोनों को बहुत आसानी से मार देता है। और यहाँ कनूट की तलवार भी मुड़ चुकी होती है थोरगिल के अटैक से। थोरगिल कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। कनूट मन में कहता है कि मैं मुश्किल से ही अपने राइट हैंड को फील कर पा रहा हूँ, उसके अटैक से मेरी कलाई पर चोट आई है। और फिर थोरगिल उसके हाथ पर अटैक करके उसकी तलवार उसके हाथ से गिरा देता है। इसके बाद कनूट अपना केप निकाल के थोरगिल की तरफ फेंक देता है और दूसरी तलवार को उठाने जा रहा होता है, लेकिन तभी थोरगिल कपड़े को हटा देता है और कनूट को एक लात मारता है और कनूट अब नीचे पड़ा होता है। थोरगिल कहता है, देखो मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आता, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे अब यह काम ख़त्म करना होगा। और वो उसको मारने वाला होता है लेकिन तभी एक तलवार आके उसके हाथ में लगती है और ये होती है वुल्फ की तलवार। वुल्फ आकर उस पर कूद जाता है और उसका गला दबाने लगता है। थोरगिल अपनी उंगली से उसकी आंख फोड़ देता है, राइट वाली, लेकिन फिर भी वो उसका गला नहीं छोड़ता। लेकिन फिर थोरगिल उसको साइड कर देता है और इतने में कनूट भी थोरगिल पर अटैक कर देता है, लेकिन थोरगिल उससे बच जाता है। वुल्फ कहता है, महाराज तलवार मुझे दो और पीछे हट जाओ। थोरगिल देखता है कि बाकी के सैनिक भी वहाँ पर आ रहे हैं, तो अब उसे अपने कामयाब होने के चांस काफ़ी कम नज़र आ रहे होते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। वुल्फ उसको पकड़ने के लिए जा रहा होता है लेकिन कनूट उसे रोक देता है और कहता है कि उसका पीछा मत करो वुल्फ, तुम अभी घायल हो,
मैं ही काफ़ी केयरलेस हो गया था, लेकिन मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। मैं उसे दोबारा अपनी आर्मी में लेना चाहूँ। और फिर हमें रॉयल गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रहे होते हैं क्योंकि किंग कनूट पर अटैक हुआ है। स्नेक ये देखकर कहता है, ये क्या हुआ, ये किसने किया, क्या वो थोरगिल था? स्नेक कहता है, ये सही मौका है मास्टर को यहाँ से ले जाने का। बॉस, क्या तुम अभी जिंदा हो? और वो देखता है कि उसकी सांसें अभी चल रही होती है। स्नेक कहता है, लगता है कि उन्होंने मास्टर को पहचाना नहीं, हमारी किस्मत अच्छी थी। और फिर वो उसको उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। और फिर कहानी जाती है अर्नेट की तरफ। अर्नेट कहती है, मुझे आवाज़ सुनाई थी जैसी मैंने पहले सुनी थी जब हमारा गांव जल रहा था। वो आवाज़ दुनिया के ख़त्म होने की। यहाँ पर वॉर हो रही है। एनर कहता है, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, उस लड़ाई का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। और इसके अलावा हम अब स्लेव नहीं हैं, हम इस फार्म को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अर्नेट कहती है, छोड़ रहे हो, लेकिन छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे? लेव कहता है, हम मेरे घर में जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी ठंड होगी, लेकिन वो एक अच्छी जगह है। अर्नेट कहती है, क्या वहाँ पर स्लेव्स भी होंगे? लेव कहता है, हाँ। अर्नेट कहती है, क्या वहाँ पे वॉर भी होगी? लेव कहता है, वहाँ पास्ट में एक बार वॉर हुई है, और ऐसा कहना भी गलत होगा कि आगे कभी वॉर नहीं होगी, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर का पार्ट है। अर्नेट कहती है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। एनार उसे कह रहा होता है, अर्नेट मत जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, अपनी आंखें खोलो अर्नेट, तुम्हें अपने बच्चे को बड़ा करना होगा, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो मरने वाली हो। अर्नेट कहती है, क्या बच्चा? वो ऑलरेडी जा चुका है, वो भी मेरा वहाँ पे वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। वो सभी लोग जिनकी मैं केयर करती थी वो सब मर चुके हैं, अब मैं यहाँ जिंदा रहकर क्या करूँगी? मुझे जिंदा क्यों रहना चाहिए? यहाँ सिर्फ पेन के अलावा कुछ नहीं है। और फिर अर्नेट अपना दम तोड़ देती है। थोरफिन एनार से कहता है, एनार साइड हटो, और वो उसे पंप करने लगता है और कहता है, सालों पहले मुझे मेरे फादर ने सिखाया था, इस तरीके से मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, उससे बात करो एनार, चिल्लाओ। एनार उसे काफी कुछ बोल रहा होता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता, वो मर चुकी होती है। थोरफिन एनार को रुकने को कहता है और थोरफिन कहता है, दूर पश्चिम में समुद्र के उस पार वहाँ एक जगह है जिसे विनलैंड कहते हैं। वो जगह गर्म और उपजाऊ है, स्लेव ट्रेड और वॉर से काफी दूर। वहाँ पर तुम बिना किसी दर्द के जिंदा रह सकती हो। हमारे साथ वहाँ चलो अर्नेट, हम विनलैंड में एक शांति का देश बनाएंगे। और फिर तभी वहाँ पर स्नेक आ जाता है केटल को लेके और कहता है, ओह तो ये तुम हो, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? एनार उसे देखता है और केटल को देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो केटल की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए और कहता है, ये तुम ही थे, तुम्हारी वजह से अर्नेट मरी, मैं तुम्हें मार दूंगा। थोरफिन एनार को रोकता है और कहता है, रुक जाओ एनार, मास्टर को मारने से अर्नेट दोबारा जिंदा नहीं होगी। लेकिन एनार थोरफिन पर भी अटैक कर देता है। स्नेक कहता है, अच्छा तो अर्नेट जा चुकी है। और थोरफिन यहाँ पर एनार को रोक रहा होता है और कहता है, मेरी बात सुनो एनार, अगर तुम अभी इस बदले की आग को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह हो जाएगी। लेकिन एनार पर उसकी बात का कुछ असर नहीं हो रहा होता, तो थोरफिन भी उस पर एक अटैक करता है। इसके बाद एनार थोड़ा होश में आ जाता है। वैसे ये कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा, पंच मार के होश में लाना। थोरफिन कहता है, एनार तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है वो केटल को मारने के बाद नहीं जाएगा, उससे बस तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आएगा और ज्यादा मौतें होंगी, और इसी तरह ये दुनिया नर्क में धकेली जाती है। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है। प्लीज भाई, तुम भी उस चीज में मत फंसो जिसमें मैं फंसा था। और एनार यहाँ पर रो रहा होता है और थोरफिन भी। इसके बाद हमें एक ग्रेव को दिखाया जाता है जो कि अर्नेट की होती है और इसके सामने सारे लोग खड़े होते हैं और फिर स्नेक और बाकी सब वहाँ से चले आते हैं, थोरफिन एनार और लेव को छोड़ के। थोरफिन कनूट की उस बात को याद करता है जब कनूट कह रहा था कि भगवान हमें देख रहे हैं, जब हम अपने दोस्तों को खो रहे हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक दूसरे को मार रहे हैं, वो तब भी सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं। और फिर थोरफिन कहीं जाने लगता है। लेव उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? थोरफिन बताता है कि मैं कनूट के पास जा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा डेथ्स होने से बचा सकता हूँ। लेकिन लेव उसे वापस चलने को कहता है। लेव कहता है, थोरफिन इस बार मुझे तुम्हें वापस आइसलैंड ले जाने दो प्लीज़। थोरफिन कहता है, लेव याद है तुमने मुझे बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि हमारे पूर्वज आइसलैंड में भाग कर आए थे वॉर की वजह से। उस समय मुझे लगा कि वो काफ़ी डरपोक थे, लेकिन अब मुझे उन पर काफ़ी गर्व है। थोरफिन कहता है, जब मैंने कनूट की आर्मी को देखा था तो वहाँ पर शायद 100 लोग थे। चिंता मत करो, किसी भी हालत में मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेव कहता है, मैं शिप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और किसी भी वक्त मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना, हम किसी भी हाल में आइसलैंड वापस जाएंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है।